नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम हरियाणा बजट स्पेशल। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बजट पेश कर रहे थे। ये तीसरा बजट था डबल इंजन की सरकार में बतौर फाइनेंस मिनिस्टर। और ये बजट भाषण उनका तकरीबन 1.5-2 घंटे का चला। कह रहे थे ये अमृत बजट है और इस बजट में आने वाले 25 वर्षों की, हरियाणा के 25 वर्षों के डेवलपमेंट की नींव रखा जाएगा। और ये कह रहे थे कि ये डेवलपमेंट का वज्र, यानी कि हरियाणा के विकास का ये वज्र मॉडल यानी डायमंड मॉडल है। अब आपको पता है कि जब सरकार बजट पेश कर रही है तो लोकतंत्र में जितने विपक्षी पार्टियां हैं उनका भी एक रिएक्शन आता है। और सरकार ने बजट पेश किया तो अपोजिशन क्या सोचती है और उसका पोस्टमार्टम किस तरीके से करती है, ये जानने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे हैं वन मैन आर्मी हरियाणा विधानसभा में, जो किसानों के मसले पर सदन के बाहर चले गए थे, फिर किसानों के मसले पर सदन के अंदर चले आए हैं। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, वो वन मैन आर्मी जो है INLD से हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। ये आपके मित्र हैं मनोहर लाल जी, कह रहे हैं कि ये बजट इतना अच्छा बजट है, ये अमृत बजट है और हरियाणा के डेवलपमेंट का ये गोल्डन और सिल्वर नहीं, ये डायमंड मॉडल है और 25 सालों के डेवलपमेंट की नींव रख दी है। ऑपोजिशन के लोग, चाहे आप सोने की चिड़िया भी उनके थाली में रख दीजिए तो रटी रटाई हुई चीज है कि ये तो आंकड़ों की बाजीगरी है, ये तो धूल झोंकने वाली बात है, ये तो कोरा बकवास है, इस बजट में कुछ नहीं है। मैं आपको उनका अपना जो बजट प्रस्तुत किया है जी, जो उन्होंने खुद ने उसमें लिखा है, जो मुख्यमंत्री ने आज पढ़ा है, तो उससे बाहर जाकर के बात कर ही नहीं सकते। अगर बाहर जाकर के बात करते हैं तो फिर आपका भी सीधा सवाल आ जाएगा कि बजट भाषण में, इस बजट के बुक्स में सब कुछ नहीं लिखा हो जो आप कह रहे हो। उन्होंने सभी में लिखा है कि हम जो है कर्जा ले रहे हैं और कर्ज भी थोड़ा नहीं है। कर्ज आज की डेट में हरियाणा प्रदेश की सरकार पे 2,43,000 करोड़ 2,43,789 करोड़ का कर्ज है। और पिछला जो कर्ज था उस कर्ज को उतारने के लिए इस वर्ष नया कर्ज लिया है। कहते तो ये कि हमने कर्जा जो लिया उससे डेवलपमेंट करेंगे। कर्जा लेना इसीलिए चाहिए कि प्रदेश की उससे डेवलपमेंट हो और उस डेवलपमेंट से फिर आपको रेवेन्यू आए, शेयरिंग आए रेवेन्यू की, और उससे आप उस कर्जे को फिर वापस करो। प्रदेश की डेवलपमेंट भी हो, रेवेन्यू भी बढ़े, कर्जा भी वापस हो, आम आदमी को फायदा हो, इसलिए कर्जा लिया जाता है। अगर मैं कोई कर्जा लूंगा तो अपने खेत के अंदर और अपनी खेती को कैसे अच्छा करूं, उसके लिए कोई ट्रैक्टर लेना हो, कोई इक्विपमेंट्स लेने हो, कोई इनकम उसकी कैसे बढ़े, उसके लिए कोई मुझे वाटर टैंक बनाना हो, कोई इरिगेशन के सिस्टम में मुझे ड्रिप लगानी हो, या मुझे कोई नए पेड़ पौधे ला करके बागवानी के माध्यम से, ऑर्चिड के माध्यम से कोई अपनी कमाई का साधन बढ़ाना हो, इसलिए कर्जा लूंगा। मैं इसलिए कर्जा नहीं लूंगा कि मेरे सर जो कर्ज है उस कर्ज को उतारने के लिए मैं नया कर्जा लूं और मैं अपने ऊपर और ज्यादा कर्जा चढ़ा लूं और उस कर्जे की अदायगी भी पूरी ना कर सकूं। ये तो संभव नहीं, ये तो आप भी नहीं कर सकते मेरे ख्याल। आप क्या ऐसा करोगे कभी कि जो कर्जा आपके ऊपर है उस कर्ज को उतारने के लिए कर्जा और लोगे? मैं सरकार सुनो ना जी, आप कर्जा और लोगे, फिर मैं उसी में एक लाइन जोड़ देता हूं ताकि आप कंटिन्यूटी में उसका जवाब दे सके। सरकार के लोगों का ये कहना रहता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं वो कहते हैं कि एक नेशनल मानक है कि इतना % से ऊपर आपके सरकार का कर्ज या डेफिसिट या जो भी है वो नहीं होना चाहिए, और सरकार जो कर्ज ले रही है वो उस पैमाने के नीचे, उस मापदंड के नीचे है। हम उसके ऊपर नहीं जा रहे बल्कि उससे तो 1-8% हम नीचे हैं। नहीं, आप कोई कर्जा ले रहे हो, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कोई कर्ज ले रखा है, आप उस कर्ज को उतारने के लिए क्या नया कर्जा लोगे?
नया तो नहीं लोगे। नया कर्ज अगर ले लोगे आप तो आपके ऊपर कर्जा और बढ़ जाएगा कि नहीं? डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा ना। इन्होंने ये लिखा है, इन्होंने जो कर्जा लिया है 2,43,789 करोड़ हो गया। अब सीधा सीधा इन्होंने अपने उसमें लिखा है बुक्स के अंदर कि जो कर्जा इन्होंने लिया है उसमें से 56,364 करोड़ रुपया जो है वो वापिस करना है इस साल का। मतलब ऋण जो है, जो कर्जा लिया है उसको वापिस करना है। और वापिस करने का भी एक है कि कर्ज की अदायगी जो है, कितना कर्ज देना है, वो है 30,052 करोड़ रुपए, जो इनकी अपनी बुक्स में है। और उसका जो ब्याज है वो बनता है 21,294 करोड़ रुपया। ये टोटल करके 56,364 करोड़ रुपया बनता है, जो सिर्फ कर्जा लेकर के कर्जा देने की बात है, ना कि उससे कोई डेवलपमेंट करने की बात है। रीपेमेंट है ये। अगर कोई डेवलपमेंट है तो मुख्यमंत्री बताए कि ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो तो कहीं बताया नहीं। उसके बाद एक सीधी सी चीज है, मैंने जो अब तक देखा है इसमें, अभी मैंने डिटेल में नहीं गया हूं क्योंकि बहुत थोड़ा समय मिला और आप आगे कि बताओ आपने इस पे क्या कहना चाहोगे। मुझे पता था कि प्रेस के साथी मुझसे जरूर पूछेंगे। आपको भी मेरे पे एक भरोसा है कि हो सकता है कि विपक्ष का लीडर आपके साथ इस इशू पे कोई चर्चा भी ना कर सके आज की तारीख में, क्योंकि उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है बेचारों को। उन्होंने तो खुद जब सरकारें चलाई थी तो निरा कर्जा लिया था और कर्जे में डुबोने की शुरुआत भी उन्होंने करी थी इस प्रदेश को। जब आपकी सरकार थी, आईएनएलडी जब थी, तो क्या उस वक्त सरकार कोई कर्ज नहीं लेती थी डेवलपमेंट के लिए या किसी काम के लिए? कोई कर्ज नहीं लिया जाता था? मुझे पता था आप पे क्वेश्चन आएगा, मैं इसका जवाब भी आपको दूंगा। और इसका जवाब तो इस विधानसभा में कांग्रेस के टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी दिया। सेंटर का फाइनेंस मिनिस्टर जो था 2005 के बाद, पी चिदम्बरम, उन्होंने वहां पे चौटाला साहब के बारे में जो टिप्पणी करी, जो कहा, वो भी आप जरूर उस लोकसभा में 2006-07 के अंदर जो कहा गया है उसको भी जरूर देखना। मैं जो बात कर रहा हूं वो सुनने वाली है कि विपक्ष के पास इसके बारे में हो सकता है 2 दिन बाद कुछ बताने को हो, लेकिन आज नहीं मिलेगी आपको। मैंने जो इसमें पता किया अब तक, एक मेन जो चीज देखने वाली है वो है इकोनॉमी सर्विस हेड होता है, जिसमें 5-6 डिपार्टमेंट है जो जिन पे हमारा प्रदेश विशेष रूप से निर्भर करता है। हरियाणा प्रदेश को कृषि प्रधान प्रदेश माना जाता है। यहाँ पे कृषि पे, सिंचाई पे, परिवहन पे, सड़क पे, ग्रामीण विकास पे पैसा खर्च करना चाहिए सरकार को ज्यादा, क्योंकि हमारा जो हरियाणा का जो है 70% लोग जो है गांव में रहते हैं, शहर में 30% लोग हैं। तो यहाँ ग्रामीण विकास पे भी पैसा ज्यादा लगना चाहिए। कृषि पर निर्भर करने वाला हमारा प्रदेश है, तो कृषि के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च होना चाहिए, सिंचाई पे पैसा ज्यादा होना चाहिए, सड़क पे पैसा लगना चाहिए, क्योंकि 70% लोग गांव में रह रहे हैं, तो सड़कों का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। परिवहन व्यवस्था इसलिए ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी आपको कि लोग गांव से शहरों में जाते हैं, सफर करते हैं। इसमें पिछले वर्ष जो है, जो इन्होंने बजट दिया था, इन 4-5 डिपार्टमेंट के अंदर टोटल बजट का जो था उसका 25.14% जो है वो खर्च किया था। जो मैं समझा नहीं, दोबारा समझाइए, क्योंकि 25 सुन लो, एक सेकंड, क्योंकि आप जो कह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। उसमें मैं क्योंकि इसको समझना चाहूंगा और लोग भी समझें, क्योंकि आज जो बजट पेश हुआ उसमें सरकार ये कह रही है कि 2021 और 22 की तुलना में जो 22 और 23 का जो बजट आया है, टोटल बजट जो है उसमें तो इजाफा हो गया लगभग 15.5% का, 15.6। और वो कहती है सरकार, क्योंकि आप जो कह रहे हैं उसमें मैं इसको जोड़ देता हूं, वो कहती है कि सरकार कह रही है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज में 24.79% का इजाफा है बजट में पिछले बजट की तुलना में। रूरल डेवलपमेंट और पंचायत में 83.30% बजट का इजाफा है, और हेल्थ, मेडिकल में, सब में, मतलब सब जगह इजाफा है। लेकिन जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायत है वो सबसे ज्यादा 83.3% उसमें इजाफा है। पिछले
सरकार के पिछले बजट और इस बजट में। ये सरकार जो आप कह रही है, इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज में 50.98% का इजाफा, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज में 24.79% का इजाफा है। सरकार कह रही है कि हम तो 50-60% से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब आप ये देख लो फिर जी, एग्रीकल्चर के ऊपर पिछला जो बजट का है, ये किताब है, इसको देखो आप पहले। जी, आप देखा है मैंने। आप देखो इसको अच्छी तरह से। जी, ये कितना है इसमें? 22.12 ये है इस साल का, है ना? 22-23 का। ये है पिछले साल का। ये मैंने तो नहीं बनाया। ये इकोनॉमिक सर्वे का है 25.14। हाँ, ये मैंने तो नहीं बनाया। जी, ये इन्हीं का है ना, बजट की किताब है ना ये? जी, किसी और की किताब तो नहीं है। नहीं सरकार। तो वहां आपको क्या लिख के दिया है सरकार ने? जी, कितना बड़ा झूठ है। हाँ, नहीं, मैं पूछता हूँ, ये झूठ है कि नहीं है? हाँ, ये टोटल बजट का कॉम्पोजिशन है। हाँ, ये झूठ है कि नहीं है फिर? ये टोटल बजट का कॉम्पोजिशन है। और तो ये आप ये देखो ना, मैं जो चीज कह रहा हूँ आपको वो समझने की जरूरत है कि ये जो 4-5 सेवाएं जो हैं, हाँ, जिसको इकोनॉमिक सर्विस हेड कहते हो आप, जी, ये सरकार का इसी का बजट का हिस्सा है। और इसमें साफ इनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है, दिखा रखा है। कोई मैंने नहीं लिखा उसको, ना किसी और ने, वो तो छपाई हुई है, जो आज पढ़ी है, जो पिछले साल पढ़ी है, वही आपको दिखाई है मैंने। कोई नई चीज नहीं है। टोटल बजट का परसेंटेज डाउन गया। अब वो देखो ना आप, ये देखने वाली बात है यार, कि आपने कर्जा ले लिया। जी, कर्जा लेने के बाद अगर आपने कर्जा लिया है 43,000 करोड़ के करीब का, जी, तो फिर आपका बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बढ़ोतरी नहीं हुई है। बढ़ोतरी की बजाय इसमें जो हेड में पैसा खर्च हुआ, जो पिछले वर्ष खर्च हुआ, वो तो हुआ 25.14% जो खर्च हुआ। और अब की बार वो घटा करके कर दिया 22.12। टोटल बजट का इतना शेयर हुआ। 3.2% जो है कम कर दिया। जी, अगर टोटल बजट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो शेयर घट जा रहा है। पिछले बजट की तुलना में बजट बढ़ रहा है, क्योंकि 15.5% के लगभग बजट में इजाफा है। इजाफा कहाँ है? वो तो कर्जा जो लिया है वो तो कर्जे में देने की बात है। जी, फिर इजाफा का है? ये तो सिर्फ वही तो कहते हैं ना, गोलमाल कहाँ करती है सरकार। अब इन्होंने कहा गोलमाल की बताता हूँ आपको। जैसे रोड बन रही है आज की तारीख में, जी, जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं हमारे यहाँ, जी, जिसको जोड़ना है आपने जम्मू कश्मीर के साथ, जिसको जोड़ना है आपने अमृतसर के साथ, कोई बॉम्बे से बन रही है, कोई आपकी कैलकाटा से बन रही है, कोई बेंगलोर से बन रही है, वो सड़कें किसी ना किसी स्टेट के बीच से जाएगी। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। विशुद्ध तौर पे सुन लो, उस पैसे को रेवेन्यू के रूप में हमने देना है हमारी स्टेट में। हमारे स्टेट में जो टोल है, उस टोल से जो व्हीकल गुजरेगा उस पे टोल कटाएगा, पैसा देगा। इस सरकार का कौन सा पैसा खर्च हुआ है उसमें? मुझे बताओ आप। इन्होंने तो वो पैसा भी जो सड़क बन रही है उस पे कितना खर्च हो रहा है वो भी इसमें दिखा दिया। अच्छा, हाँ, कि हम सड़कों के ऊपर इतना पैसा खर्च करें। कम वक्तों किसका बेवकूफ बना रहे हो? वो हो सकता है स्टेट शेयर होगा सर। कोई स्टेट का शेयर होता ही नहीं। नेशनल हाईवे के अंदर जब इनसे नेशनल हाईवे की बात करते हैं कि उस सड़क में यूं गड्ढे हैं, उस सड़क में ये खराबी है, उसमें ये हो रहा है, उसका पुल क्रैक हो रहा है, तो पता है क्या कहते हैं कि नेशनल हाईवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये हमारा नहीं है। तब तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया जी। अब जब उसका बजट में दिखाने की बात है तो कहते हैं कि तो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट में दिखा दी, तो बहुत बड़ा क्राइम है सर। हाँ, तो कर दें क्राइम। ये तो क्राइम है। तो इससे बड़ा क्राइम और क्या करोगे? आपका आप जो अगली घर और के पैसा है, अरे भाई मैं उसको अपने वाले में शामिल कर लूं। आप अगली बात और सुन लो मेरी जी। प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उसमें पैसा सारा सेंटर से आता है। स्टेट गवर्नमेंट का 1% भी शेयर नहीं है उसके अंदर। टोटल पैसा प्रधानमंत्री सड़क योजना का, जो पेट्रोल के ऊपर हमारे से 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया जो चार्ज फालतू किया जाता है सड़क योजना के नाम से, वो सारा पैसा इस देश का, उसको अलग अलग शेयर में प्रधानमंत्री के ऑफिस से अलग अलग स्टेट को उसका शेयर भेजा जाता है सड़कों की डेवलपमेंट के लिए। उस पैसे को भी कहते हैं हम खर्च का हमारा है। वो इनका क्या कहां से हो गया? आप जब ये अगर दिखाएं सड़क के ऊपर कोई खर्च कर रहे हैं जी, तो ये दिखाएं कि हमने अपनी स्टेट हाईवे के ऊपर कितना पैसा खर्च करने।
जो स्टेट हाईवे पे भी पैसा खर्च करते हैं उस पे भी टोल लगाते हैं। फिर इनका पैसा कहां से खर्च हो रहा है? टोल का पैसा तो आम आदमी का हो गया। आपने जब सड़क की बात की तो मैं बजट वाले कॉपी खोल ली मैंने, और ये सड़क के ऊपर इनका कहना है कि प्रदेश में 300 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण और 6000 किलोमीटर सड़कों के सुधारीकरण का लक्ष्य है। साथ में प्रदेश में 22 रेलवे ओवरब्रिज और वाहन अंडरपास बनाने का ये लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, मुझे एक चीज बता दो फिर। और 50% मैं आपको बजट का 50% सड़कों के शुद्धिकरण एवं रख रखाव पर खर्च होगा। आपको एक चीज समझने की जरूरत है इसमें। इन्होंने कह दिया कि हमने अंडरब्रिज बनाने हैं और हमने ओवरब्रिज बनाना है रेलवे का। सारा पैसा रेलवे डिपार्टमेंट का होता है। आरओ भी तो बनता है रेलवे का। ना रेलवे का ही है। हाँ, रेलवे का। स्टेट गवर्नमेंट का एक पैसा ही नहीं है उसमें जी। हाँ, ये टोटल पैसा रेलवे लगाता है, रेलवे ही बनाता है उसको। कोई स्टेट शेयर होता हो? कोई स्टेट की गवर्नमेंट नहीं बनाती उसको। स्टेट का कोई शेयर? कोई शेयर नहीं है उसमें। कोई शेयर नहीं? कोई शेयर नहीं है। कोई स्टेट गवर्नमेंट उसको बना नहीं सकती। जमीन स्टेट गवर्नमेंट की है, जमीन उसमें रेलवे की है। जो अंडरपास बनेंगे वो रेलवे की जमीन है, वो जमीन भी इनकी नहीं है। हाँ, वो जमीन भी रेलवे की है। तो फिर बजट में ये तो मेंशन्ड है। अरे तो फिर यही तो कहता हूं भी और गड़बड़ कहां है? ये गड़बड़ है सबसे बड़ी। फिर आप इसको अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते इस चीज को? आप पूछो उनसे कि आप ये बताओ कि रेलवे का जो अंडरब्रिज बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा खर्च होगा क्या? बता तो दे वो इस बात को। चलिए, ये तो मुलाकात होगी तो मैं जरूर पूछूंगा। मैं बजट पे ही आ जाता हूं सर। मैं बजट पे ही बता रहा हूं आपको। मैं कोई बजट पे ही आ जाता हूं अगले मुद्दे पर। हाँ। आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री जी ने भाषण शुरू किया, या फाइनेंस मिनिस्टर बतौर फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, अगला और सुन लो आप। इसके अलावा एक चीज और बताए तुम आपको, बड़ी मोटी बात जो है जी। जितनी सामाजिक सेवाएं हेड है हमारा, उसके अंदर कर्जे के मुताबिक खर्चा ज्यादा करना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था ना उसमें भी। उसमें पिछले साल के बजट का जो टोटल खर्च दिखाया गया है वो दिखाया गया 31.27% जो है। इस साल अगर आपने 40,000 करोड़ का कर्जा लिया है तो वो बढ़ करके 31 वाला 40 होना चाहिए था ना, बढ़ना चाहिए था। केवल बढ़ा है 0.73, 1% भी नहीं बढ़ाया, 32 कर दिया बस उसको। तो फिर आपने कर्जा जो लिया है वो कहां खर्च कर रहे हो? कौन सा विकास में लग रहा है? मुख्यमंत्री से आप, फाइनेंस मिनिस्टर से आप एक बात पूछो, मुख्यमंत्री से एक बात पूछो कि जो कर्जा लिया है वो बता दो भी आप कहां खर्च कर रहे हो। हम तो आपके माध्यम से डिमांड कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी ये बता दे अब तक 7 वर्ष में जो कर्जा लिया है उसका श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि हमने कहां कहां पैसा खर्च किया है, जो कर्जा लिया है वो कहां लगाया है। उसके अलावा एक चीज और बता देता हूं आपको। मैं जो आप पूछना चाहते हो सकता है मैंने उसके बारे में नहीं स्टडी करी अब तक, मैंने जो की है वो बताता हूं। ठीक है। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, जैसे एग्रीकल्चर है, सिंचाई है, जिसपे मैंने आपको बताया था भी 3% कम कर दिया। अब 3% कम करने का मतलब जो एग्रीकल्चर में जो नई जो चीज होनी चाहिए थी खेती के लिए, कोई कैसे उसका उत्पादन बढ़े, उसके लिए रिसर्च पे पैसा खर्च हो, तो उसका कम हो गया। तो कैसे पैसा नहीं बढ़ा तो फिर कैसे वो चीजें और ज्यादा आप करोगे। सिंचाई के ऊपर इन्होंने अब की बार, हमेशा एसवाईएल के ऊपर 100 करोड़ रुपया अलग से रखा जाता था। गवर्नर एड्रेस के अंदर इन्होंने बाकायदा तौर पे एसवाईएल को लेकर के ये दिखाने की कोशिश करी कि हम बड़े सीरियस हैं, एसवाईएल का पानी हरियाणा प्रदेश को मिले। तो फिर एसवाईएल नहर का निर्माण हो, उस पे तो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, लेकिन जो हमारे हिस्से में बड़ी हुई नहर है उसके रख रखाव के ऊपर भी सालाना जो सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है। हाँ, पिछले साल मुझे याद है कि 100 करोड़ था शायद। हाँ, हमेशा सैकड़ों वही रखना पड़ता है क्योंकि उसकी मेंटेनेंस चाहिए। अगर मेंटेनेंस नहीं करोगे तो फिर पानी कहां से लाओगे? ठीक है, फिर तो बेकार हो जाएगा। अगर ये उस मामले में सीरियस होते हैं, ये बजट की किताब आपके हाथ में है, आप देखो एसवाईएल के ऊपर कितना पैसा खर्च करे। एक नया पैसा भी एसवाईएल के लिए नहीं रखा। गवर्नर से तो पढ़ाया जाता है कि हम बड़े सीरियस हैं, एसवाईएल का पानी लेना चाहते हैं, और हाउस में खड़ा होकर के मुख्यमंत्री जी भाषण देते हैं और कहते हैं कि एसवाईएल का पानी हम लेकर के आएंगे। एक नए पैसे का प्रावधान नहीं रखा आपने बजट में।
तो इसका मतलब आपने तो भुला दिया SYLNR को। आपकी नीयत बिल्कुल साफ है कि किसान को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे किसान बर्बाद हो, इसके लिए उसमें एक नया पैसा भी नहीं रखा। ना कृषि के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे, ना सिंचाई पे ज्यादा कर रहे, ना ग्रामीण डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्च कर रहे। तो इसका मतलब ये तो किसान को मारने वाला काम कर रहे हैं। गांव में कौन रहता है? किसान रहता है, खेती करने वाला रहता है। किसानों के बारे में तो वो कह रहे हैं कि अगली और सुनो आप जी, जो हेल्थ की बात कर रहा था मैं, इन्होंने गवर्नर एड्रेस में कहा कि हम 5 नए मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने आज जो घोषणा करी उसमें 4 मेडिकल कॉलेज की करी। 550 करोड़ रुपया टोटल जो है मेडिकल कॉलेज के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा रखा। ये बताया कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। एक शहर के नजदीक अगर 100 एकड़ जमीन आप एक्वायर करते हो तो 500 करोड़ में मिलती है, क्योंकि आज जमीनों की कीमत इतनी ज्यादा है। आप अगर जमीन एक्वायर करोगे तो 500 करोड़ की तो जमीन एक मेडिकल कॉलेज के लिए चाहिए। मेडिकल कॉलेज बनाओगे कैसे? पैसा कहां से आएगा? फिर 5 कैसे बना दोगे आप? तो वो तो हर साल फाइनेंशियल ईयर में देते जाएंगे तो आप मुझे भाई, एक मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन खरीदने में इतना पैसा खर्च हो जाएगा तो 4 की जमीन 550 में कैसे खरीद लोगे आप? कहां से खरीद लोगे? क्योंकि उसमें जो बजट वाले सेक्शन में कैथल, सिरसा, यमुनानगर में नए मेडिकल कॉलेजों की सिरसा के अंदर प्रारंभ कहाँ प्रारंभ है? ये तो है भाई, ये तो झूठ है। बजट में बोल रहे भाई कि कैथल, सिरसा, यमुनानगर में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना प्रारंभ। आप फिर वही बात करते हो। आप मुझे ये बता दो भी कौन से मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर रखा है इन्होंने? जमीनें कहाँ एक्वायर करी है? तो उसकी कागजी कार्रवाई चल रही होगी। फिर वही बात करते हो। तो कागजी, जब तक आपके पास जमीन नहीं है आप कैसे कह दोगे भी मैं मेडिकल कॉलेज? सिरसा में भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ अब तक, क्योंकि केवल सिर्फ भाषण में है। हाँ, वो कह रहे कि पलवल, चरखी दादरी, पंचकूला और फतेहाबाद में भी नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा। 7 वर्ष से मुख्यमंत्री यही घोषणा करता रहा है कि हम हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, यमुनानगर, पलवल, चरखी दादरी, पंचकूला और फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय। तो पैसे कहां से? 550 करोड़ में सारा कुछ चालू कर देंगे? बताओ मुझे। 550 करोड़ में सारी चीजें चालू हो जाएगी। अगली और सुन लो मेरी जी, आप एजुकेशन के लिए बैठा हूं। एजुकेशन पे जी, एजुकेशन में 118 कॉलेज है ना, 118 कॉलेज आज ऐसे हैं हरियाणा में जिनमें प्रिंसिपल नहीं है। 108 जिनमें कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो वो तो प्रिंसिपल को ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए बोल रहे हैं। सुन तो लो ना, फिर बात तो करे तो झूठ का और क्या करोगे? एक झूठ बोले आदमी तो शर्मिंदा होता है। यहाँ तो हर बात झूठ की है जी। तो इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता बेचारों को कि तुम कह क्या रहे हो और अगला तुम्हारे के बारे में बता क्या रहे हैं। अब कहते हैं कि हम नए कॉलेज और खोलेंगे। भाई तुम्हारे पास पहले प्रिंसिपल नहीं है, पहले तुम्हारे पास प्रोफेसर नहीं है, तुम्हारे पास लेक्चरर्स नहीं है, तुम नए खोल करके बिल्डिंगें बना करके क्यों सरकार के पैसे को बर्बाद कर रहे हो? शिक्षा विभाग के अंदर 46,000 पद जो है टीचर्स के स्कूलों में आज भी कम है। नए स्कूल बना देंगे, नए कॉलेज बना देंगे, तुम उनकी भर्तियां कर दो ना। भर्ती नहीं करते। नया जो बनाएंगे उसमें क्या करेंगे? जो बिल्डिंग जिसपे 100 रुपया खर्च आना है उसको 140 रुपए 40% अबाव का टेंडर करके उस पैसे को खाएंगे। ये पैसा खाने का एक रास्ता ढूंढ रखा है इन्होंने। ये तो कह रहे हैं कि गुरु, आप कह रहे हैं हेडमास्टर नहीं है। गुरु शिष्य योजना के तहत 25,000 गुरु, 75,000 शिष्यों समेत 1 लाख व्यक्तियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। अरे तो फिर वही बात है, लक्ष्य रखा है ना जी। लक्ष्य तो आप रख लो, कोई रोका आपने? जी, ये कृषि पे जरा बात करना चाहें। कृषि पे सरकार कह रही है कि नवंबर 2022 तक, 30 नवंबर 2022 तक फसली ऋण या अन्य लघु या मध्य अवधि के ऋणों की मूल राशि का भुगतान अगर किसान कर दें तो अगर पहले से पेमेंट नहीं किया है तो जो पेनाल्टी और पेनाल्टी के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है सरकार उसे माफ कर देगी। कुछ नहीं है, सब बहकाने की बातें हैं। उनसे विचारों से किसी ना किसी तरीके से पैसा लेना चाहते हैं पास।
तब ये कह रहे भी वो दे दो, आगे ये कर देंगे, आगे तुम्हारा माफ कर देंगे। तुम पहले जो इनकी फसलों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा क्यों नहीं डिक्लेयर किया आज मुख्यमंत्री ने? क्यों नहीं बताया कि जिन किसानों की फसल खराब होगी, एक एक एकड़ में जिनके 50-50 हजार की फसल हो रही थी, उनको मुआवजा राशि क्या दे रहे हैं? बतानी चाहिए थी कि नहीं बतानी चाहिए थी? मुआवजा तो बोला कि मुआवजा दे देंगे, राशि दे देंगे, क्या दे देंगे? मुआवजा राशि बताओ ना, क्या दोगे आप? एक ये कहना जी। भी हम मुआवजा दे देंगे, हाँ। और एक ये बताना भी कितनी मुआवजा राशि दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का क्या काम है? मुख्यमंत्री का काम लोगों के नुकसान की भरपाई करना है। मुख्यमंत्री का काम ये नहीं है कि लोगों को लूट ले। ये तो लुटेरों का गिरोह है, सरकार थोड़ी है। सारा दिन लूटने में लगे हुए, सरकारी पैसे पे लूट मचाई हुई है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में कमीशन फिक्स कर रखा है, बिना कमीशन के कोई काम होता नहीं। हमने 9 घोटाले इनके बताए थे, इनके 9 घोटाले। अब की बार मैंने हाउस में 14, 9 के साथ 5 और नए जुड़ गए जी, 14 घोटालों का जिक्र किया। जब मैं इनकी पोल खोल रहा था जी, तो स्पीकर की तरफ इशारा कर रहे थे, कह रहे थे अब इनको बैठाओ, अब इनको रोको के। स्पीकर फिर मुझे कहे अबे जी आप बहुत देर बोल लिए। अब उनको पूछने वाला हो भी, हाउस में 3-4 महीने के बाद हम आते हैं और 10 मिनट हमें बोलने के लिए दिया जाता है कि आप 10 मिनट में बात करो। हम प्रदेश के लोगों की 10 मिनट में क्या बता देंगे? अब ये जो गवर्नर एड्रेस आया था उसमें 161 पैरे हैं। अगर एक पैरे पे 1 मिनट में बोलूंगा तो 161 मिनट चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे बोलने के लिए? अगर गवर्नर एड्रेस है ये, इसमें हर डिपार्टमेंट का जिक्र है, एक डिपार्टमेंट पे अगर 1 मिनट भी बात करूंगा तो मुझे कम से कम 1 घंटा चाहिए कि नहीं चाहिए? समय निर्धारित करेंगे, 4 मिनट बोल लोगे, 4 मिनट में क्या करोगे आप? अब आप वन मैन आर्मी है तो हो सकता है आपकी पार्टी के बात वन मैन आर्मी है। अरे फिर वो आप भी ना, मेरी ख्याल लगता है इनके हाथों में सारा दिन खेलते हो, जो आपके बता देता है भी इतना टाइम एक आदमी को और उधर वाले बोलते हैं कि मैं आपके हाथों में खेलता हूं। आप एक चीज, आपको प्रजातंत्र में विश्वास रखना चाहिए सब लोगों को। आप ये बताओ, विधानसभा लोकसभा में अगर मेंबर कोई बजट पे बोलेगा तो क्या उसका समय निर्धारित करोगे? अगर वो बजट में सब्जेक्ट से बार बात करे तो स्पीकर ये कहे कि आप टू दी सब्जेक्ट चर्चा करो, बार की बात मत करो। ये बात तो जच सकती है, लेकिन अगर विपक्ष सरकार के साथ मिल जाए तो फिर लोगों की आवाज कौन उठाएगा? आप भी तो विपक्ष में ही है। नहीं, मैं पूछूं, विपक्ष अगर सत्ता पक्ष के साथ मिल जाए तो लोगों की आवाज कौन उठाएगा? फिर लोकतंत्र का बेड़ा गर्क है। हो गया कि नहीं बेड़ा गर्क? इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेड़ा गर्क रखे। ये तो कठपुतली है। इलाहाबाद का चुनाव आपके सामने उदाहरण है। उससे पहले जो राज्यसभा के चुनाव थे वो भी उदाहरण थे अपने आप में। तो यहां तो नूरा कुश्ती कल भी हो रही थी। तो आप लोग पूरे विपक्ष को मिलकर के सरकार को घेरना चाहिए। नहीं तो पूछो ना भूपेंद्र सिंह फिर हुड्डा आप लोग से, आपस में ही कर रहे हैं। फिर हुड्डा से पूछो ना भी तू नूरा कुश्ती क्यों कर रहा है? एक सवाल किसानों को लेकर के इसमें जिक्र था कि किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध कराने हेतु 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सिर्फ लूटने का साधन है। मतलब आप ऑपोजिशन में है तो हर चीज लूटने का। इसमें हो सकता है कोई अच्छी बात हो, कोई सुझाव ही आपकी तरफ से आ जाए। आप मुझे एक चीज बताओ ना जी, 7 वर्ष कहां सोए हुए थे? भाई अभी आइडिया आया होगा दिमाग में। आइडिया लूटने का है ना, किसी स्टेट में कैसे पैसा लूटा गया, अब उन्होंने बताया होगा जाओ ये काम और कर लो, यहां कसर रहेगी तुम्हारी क्या, जिससे भी ले लो। जहां खर्च करना चाहिए वहां खर्च नहीं कर रहे, फजूल की चीजों में खर्च करने की ऐसी चीजें लेकर के आ रहे हैं जिनका किसान से, व्यापारी से कोई सरोकारी नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए, ये तो बजट की बात है। अब 2 दिन के बाद रिजल्ट भी आ रहा है। 10 तारीख को 5 राज्यों का चुनाव है। एक तो पड़ोस में यूपी है, जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो पूरा हरियाणा के साथ लगा हुआ है, बोल चाल, रिश्तेदारियां, तमाम तरह की चीजें। और उधर पंजाब भी है, जहां से हरियाणा का बड़ा भाई है, दोनों एक ही थे। इन दोनों चुनावों का रिजल्ट आएगा। उसका हरियाणा पे कोई असर पड़ेगा या सब अपना अपना ही रहेगा? कोई उससे उसके रिजल्ट का हरियाणा पे कोई असर नहीं पड़ेगा? बीजेपी पे असर पड़ेगा, हरियाणा पे नहीं पड़ेगा। बताओ ना, बीजेपी पे असर पड़ेगा क्या तो हरियाणा पड़ेगा? में क्या हरियाणा पड़ेगा? में अपने आप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फिर
क्या पड़ेगा बीजेपी पे, क्या असर पड़ेगा? मतलब बीजेपी पे असर ये पड़ेगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का लोगों से विश्वास उठ जाएगा। अब भी लोगों का विश्वास बहुत कम हो गया। एग्जिट पोल हरियाणा एग्जिट पोल में तो दिखा रहा है कि यूपी में धमाकेदार वापसी है। एग्जिट पोल तो वेस्ट बंगाल में भी दिखा रही थी कि नहीं दिखा रही थी? वहां भी सरकार बना रही, 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। एग्जिट पोल का क्या है? आपका क्या आंकड़ा है? आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी यूपी में। कितने तक पहुंच सकती है सीटें उसकी? अकेला अपने बहुमत की सरकार बनाएगा। जो सहयोगी है उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अकेला बनाएगा? अकेला। तो सहयोगी के साथ तो फिर तो 300 पार वाला मसला हो जाएगा। अब वो आप देख लेना कितना हो। लेकिन आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? 10 तारीख बहुत करीब है। कोई नहीं तो आ जाएगी। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। पंजाब के अंदर किसी की भी नहीं, मेजोरिटी किसी को भी नहीं मिलेगी। हंग असेंबली आएगी। सिंगल लार्जेस्ट? उसके बाद क्या खेल होगा सिंगल लार्जेस्ट आने वाला वक्त। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी? आपका एग्जिट पोल तो जो कह रहा है कि आप पार्टी आएगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अकाली दल आएगा। अकाली दल आएगा? हाँ, मैं ये मानता हूं। मतलब ये उनसे आपकी मोहब्बत है या ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं? ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना कि सर हमारी आपसे मोहब्बत हो तो हमको आपका सब अच्छा ही दिखता है। आप मुझे एक चीज बताओ, मेरी कांग्रेस से मोहब्बत है क्या? लगता तो नहीं है। बीजेपी वाले कहते हैं। सुन तो लो, मेरी बीजेपी से कोई दुश्मनी है क्या? ना, वो तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि आपकी सुन तो लो ना, सुन तो लो। फिर अब उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है, जो मेरे पास फीडबैक है कि वहां कांग्रेस बनेगी। गोवा की जो फीडबैक मेरे पास है वहां पे भी है कि गोवा में फिर कांग्रेस बनेगी। अच्छा। हाँ, तो मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन ठीक है, जो फीडबैक आ रहा है, लेकिन जो लोग बनाएंगे आप उसको कैसे रोक सकते हो? तो आपका फीडबैक है कि गोवा में कांग्रेस, और उत्तराखंड में कांग्रेस, पंजाब में हंग, और यहाँ साइकिल, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। बिल्कुल। एक स्टेट है उसका मेरे को जानकारी नहीं है, मणिपुर। मुझे नहीं जानकारी वहां क्या है। ठीक है। नहीं, इतनी ही सर बहुत है। मतलब इतनी तो इतना एकदम मतलब 10 तारीख को करूंगा ना फोन। हाँ, कर लेना तो है? कर लेना। आपका फोन तो जब मर्जी आ जाए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। तो ये अभय जी हैं, इनका अपना अंदाज है, अपना मूड है, अपना मिजाज है, इसीलिए मैं कहता हूं कि वन मैन पार्टी है। लेकिन कई बार आदमी अकेला भी बड़ा भारी पड़ता है, इसीलिए हमने कहा बजट सेशन के पोस्टमार्टम की शुरुआत अभय जी से ही करनी चाहिए। अब अभय जी कह रहे हैं तो इनके 2 मित्र और हैं। एक इनके बड़े घनिष्ठ मित्र हैं हुड्डा साहब, दूसरे घनिष्ठ मित्र हैं इनके मनोहर लाल। आप लोगों को याद होगा एक बार एक जगह बैठ के एक ही थाली में पता नहीं चाट खा रहे थे, पकोड़ा खा रहे थे, एक ही थाली से तीनों निकाल रहे थे। एक उसमें से आलू पकोड़ा निकाले, एक पनीर पकोड़ा, एक प्याज पकोड़ा, और तीनों ऐसा मुस्कुरा रहे थे जैसे पिछले जन्म के बिछड़े हुए भाई मिले हैं। तो जो 2 भाई हैं, इसके बाद उनके यहाँ भी चलते हैं, फिर उनके यहाँ भी चलते हैं। बाद बाकी हमारा काम तो कैमरा लगा देना है, टेम्परेचर आप नोट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्द हुड्डा साहब होंगे और उसके बाद फिर मनोहर लाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार देखते रहिए जनता टीवी। शुक्रिया।